वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गोट फार्मिंग पे। तो अक्सर ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अगर नौजवान एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अगर वो चाहते हैं कि हम लोग अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और वो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो ये बताइए कि क्या कुछ साइज़ भी इस पर मुनसर होता है कि कम से कम इतनी गोट्स रखना ज़रूरी है, कोई ख़ास मौसम में ये काम शुरू किया जा सकता है ताकि इनकी जो प्रोडक्शन है जब ये मैच्योर हो जाएँ, स्लॉटरिंग के काबिल हो जाएँ तो वो एक ख़ास सीज़न में जाके उस मैच्योरिटी को पहुँचें, एरिया वो फॉर्म किस तरह से डेवलप करना चाहिए, तो इस बारे में बताइएगा। उसके बहुत अच्छे सवाल किया आपने। इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर। ओके, नंबर वन एक तो है ब्रीडिंग फार्म बना है, ठीक लोग बना रहे हैं, बल्कि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आती है, डेली डिमांड आती है जी हमें टेडी का चाहिए और बीतल का चाहिए, प्योर बीतल का चाहिए। सही। प्योरिटी ऑफ नस्ल जिसे हम कहते हैं, प्योर नस्ल का वो अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक। गवर्नमेंट फार्म पे भी नहीं है, वहाँ मिक्सचर हो गई है। अब लोग जो है काफ़ी सारी इस चीज़ पे आ रहे हैं। आपको यकीन आएगा, कराची से एक बंदा आया था, उसने कमोरी का मुझे बक चाहिए, मेल चाहिए जिंदा, उसकी कीमत वो कहता है एक बंदा बता रहा है 1 लाख रुपया। इससे पैसा है ना, इन्वेस्टमेंट है ना। सही। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि फिर एक थोड़ी सा वैल्यू चेन पे आ जाएं, मेल लें, उसकी फैक्टरिंग करें। ये आजकल ईद का कारोबार है, लोग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, एक डेयरी चीज़ बन सकती है, चीज़ जिसे कहते हैं बीतल। हमारे कुदरत ने हमें ऐसी नस्ल दी है ना, ख़ास करके आपकी बीतल हो गई, कमोरी हो गई, दायरादीन पना होगी, नाची होगी, जो कि आपको दूध देती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम पाकिस्तान में बकरी को गरीब आदमी की गाय कहती हैं। कुड यू बिलीव कि एक बाज़ दफ़ा अगर उनको ब्रीडिंग की जाए, सही नस्ल को सिलेक्शन की जाए, तो 3 से 4 किलो 5 किलो तक दूध देती है, बीतल आपकी देती है। फिर ये आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका चीज़ बनाएँ, डिमांड है चीज़ की, तो हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। जैसा कि फ्रेंच जो है इस वक्त लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड में जिसमें गोट की चीज़ बनती है। और दूसरी बात बताऊं कि मलेशिया जो है, मलेशिया में आपको यकीन आएगा कि बकरी का दूध गाय के दूध से 4 टाइम महंगा है। सही। उसकी वजह क्या है, इसमें एक तो 2-3 चीज़ खसूसियत। एक तो ये टीबी के लिए बेहतरीन है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, शुगर के लिए बड़ा अच्छा है। क्यों कहते हैं कि गांधी दूध पीता था, ठीक, जो बड़े पुराने लोग दूध पीते थे। उसकी वजह है कि ये दूध में इतनी इसमें जो कि दूध हजम होते हैं, मिनरल होती है, इंसान को हेल्दी रखता है। इसका हेल्थ वाइज इज़ एक्सीलेंट। बल्कि आपकी काफ़ी सारे ये अमेरिका में जाएं तो आप गोट मिल्क जो है, गोट चीज़ जो है, डेलिकेसी है, उसकी स्पेशल प्राइस है। इस तरह लोग भी डिमांड करते हैं, यहाँ पे लोग कर सकते हैं। ये मार्केट डेवलप होती जा रही है। आप देखें मेट्रो पे देखें, इसकी प्राइस पीस से देखें, मटन के पीस क्या प्राइस से बिक रहे हैं, ठीक। लोग और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तानी मीट जो है दुनिया पूरी में डिमांड, इतना टेस्टी मीट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। सो ये बताइएगा कि ये तो हमें समझ आ गई कि इसकी जो एंड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है। अगर आप एक कारोबार करने जा रहे हैं, एक बिजनेस करने जा रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट की डिमांड तो है, लेकिन उसको फॉर्म को डेवलप करने के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस लेवल से इसकी फार्मिंग स्टार्ट की जा सकती है? एक तो जो न्यू कमर है, स्टार्टर है ना जी, स्टार्टर वो 50 से स्टार्ट करे, ठीक। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है, ठीक। आपको ये भी बताऊं कि बकरी जो है साल मोस्टली जो बकरी है बीतल जो हमारी है 50% जो है ना, इनकी 50% पॉपुलेशन जो है वो 2 बच्चे देती है साल में, ठीक। इससे टेडी है 2 भी देती है 60-80% और 3 भी देती है। अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है तो आप दूसरे साल वो डबल हो जाती है, ठीक, ठीक है ना। उसकी और दूसरे जब साल 200-300 का जो फ्लाक है ना, वो उसका रीजनेबल कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, उसका खर्च है, ठीक। उसके लिए थोड़ी सी लैंड चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट के पास लैंड है जो डेवलप नहीं है, उनको डेवलप करके दे ताकि ग्रेजिंग लैंड डेवलप हो और लोगों को फ़ायदा हो उससे, तो मैक्सिमम उससे प्रॉफिट कमाएं, ठीक। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आती है कि हम लोग कोई फ्ला गैजेट दे रहे हैं, कोई हम लोग बैंक्स के थ्रू स्मॉल लोन्स दे रहे हैं। सो अगेन हम कंज्यूमर मार्केट ही बनते जा रहे हैं, कंज्यूमर इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर हम डेवलपमेंट वाली साइड पे हैं, प्रोडक्शन वाली साइड पे हैं, गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे कि लोगों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को अगर फार्मिंग की तरफ लेके आए तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं हम लोग। सही। ये बताइएगा कि अगर इकसाम की बात की जाए तो पंजाब में या केपी या पाकिस्तान में कहीं पे भी क्या जो पाकिस्तान में इकसाम पाई जाती हैं, तमाम की तमाम नस्लें जो हैं वो बकरियों की वो रखी जा सकती हैं? असल देखिए जी, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस होता है, ठीक। कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है जिस इलाके उस हिसाब से उसकी साख्त होती है, सही। देखिए मिसाल तो एग्जांपल देता हूँ, मैदान के इलाके में जो भेड़ होगी वो थिन टेल होती है, उसकी चक्की नहीं होती, ठीक। जो कि पहाड़ी इलाके में खास करके बलूचिस्तान में देखें सारी की सारी जो नस्लें हैं वो चक्की की नस्लें, ठीक। उसकी वजह ये है कि बाद वहाँ पे खुराक की कमी होती है, वो यूटिलाइज़ करता है, ठीक। इस तरह पंजाब में जो है बीतल है,
बड़ा साइज़ है इसका, उसकी वजह है कि यहाँ पे फीड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, हमेशा जो लोग कहते हैं ना, बेहतर यही है कि जिस इलाके की ब्रीड हो वहाँ पे वही ब्रीड रखें। ठीक, हमने ये भी देखा है। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के चारों सूबों के हवाले से, इवन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से भी आप थोड़ा सा बता दें कि पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कौन कौन सी नस्लें हैं जिनकी आप फार्मिंग कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा लंबा सवाल है वैसे आपका, इसका जवाब भी लंबा है। देखिए जी, अगर बकरी में आ जाए, मीट के हिसाब से आ जाएँ तो पाकिस्तान में, खास करके पंजाब में जो है ना, वो आपकी बीतल एक्सीलेंट है। ठीक है जी, बीतल इज एक्सीलेंट। उसके बाद टेडी है सर। ठीक, ये आ जाते हैं। उसके बाद आप शीप में आ जाएं, कजला है। ठीक, आपने अगर टीवी पे देखा होगा कि एक कजले का वज़न जो है वो 4 मन था। ठीक है। उसके बाद लोही है, जिसे परकनी भी बोलते हैं। उसके बाद पंजाब, उसके बाद थल में चले जाएँ, थली है या सिपली है। ये नस्लें ऐसी हैं जिनको कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप KPK में चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, दुम्बे को पसंद करते हैं, अफ़गानी नस्ल को पसंद करते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है। मौसम के हिसाब से देखिए, चरागा के हिसाब से एक्सीलेंट है। या उसके फिर आप DI खां की साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे उनकी जो है ना वो दामानी है, भेड़ भी है और बकरी भी है, अच्छी है। ठीक, इस तरह सिंध में चले जाएँ, सिंध इज़ रिच इन मतलब शीप एंड गोट के हिसाब से। वहाँ पे कमोरी है, एक्सीलेंट है। कुड यू बिलीव कि कमोरी का जो रेट है वहाँ पे 30 से 40 हज़ार एक जानवर की कीमत है उसके। सही, मतलब छोटी गाय के बराबर ही है उसे। ठीक, वहाँ पे पटेरी है, काछन है, उनकी कुक है। इनमें आप जो है ना, और बलूचिस्तान में बलूची शीप है, उसमें पोटेंशियल है। हमने स्टडी की, उसमें पोटेंशियल है। आप अगर इनके फार्म बनाएं तो यू कैन अर्न द लॉट ऑफ मनी आल्सो। इसमें हिसाब से सही। आई डोंट नो आपके पास इसके बजट की भी स्टडीज़ हैं या नहीं अगेन, लेकिन अगर हम एग्जांपल से हम नंबर टैग करके अगर लोगों को समझाएं तो शायद एंटरप्रेन्योर्स बेहतर समझ सकते हैं। जो नौजवान प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं नौजवानों पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जो कन्वेंशनली ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं, उनको ये सारे जो बिज़नेस ट्रैक्स हैं बहुत बेहतर तरीके से पता होते हैं। आई जस्ट वांट कि जो हमारे नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो किस तरह से अट्रैक्ट हो सकें, कि किस तरह से एग्रीकल्चर का जो एक शोबा है, एग्रीकल्चर का जो एक प्रोफेशन है, किस तरह से उससे मुंसलिक हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी डिग्निफाइड। कोई ऐसा शोबा, ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो डिग्निफाइड नहीं है, एंड दिस कैन अर्न यू अ लॉट ऑफ मनी। सो ये बताइएगा कि आपने कोई इस पर भी स्टडीज़ करके रखी हैं कि कितना बेसिकली अगर एक गोट को जो आप पालते हैं, सो वो एक साल में कितना प्रॉफिट दे सकती है, क्या उस पर पालने में कॉस्ट आती है और वो कितने की बिकती है। लेट्स से हम किसी एक नस्ल को उठा के देखते हैं। आपकी बात सही है। इसकी समीडा है, ठीक, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है। पंजाब ने इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई है। ठीक, लाइफ स्टॉक पंजाब वालों में बनाई हुई है। ठीक है ना। हम तो यहाँ पे जो करते हैं ये वो करते हैं। हमने खुद जहाँ पे जानवर किया, यकीन आपको आएगा, मैं 6 लाख के जानवर लिए थे, ला के 10 लाख के बेच दिए उनको। ठीक है ना। खर्चा करने के बाद हमें वो 2-3 लाख बचा के गए। ठीक, क्योंकि ये है, वो डिपेंड करता है कि एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है इनमें सब, एक चीज़ और बताऊँ आप में, सबसे एक ब्रीडिंग के साथ उसके बाद मैंने कहा डिजीज़ कंट्रोल है। काफ़ी सारे लोग हमारी चीज़ से हट जाते हैं कि यहाँ पे बीमारियाँ काफ़ी आती हैं। ठीक है ना। अगर उनकी आप बीमारियों को कंट्रोल करें या उनकी वैक्सीनेशन करते जाएँ उनकी, तो आप बीमारियों से उनको जानों को आपको बचा सकते हैं। ठीक, पहले ये लोगों के पास था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ थी। ठीक, आप काफ़ी सारे लोगों के पास वेबसाइट पे मेरा फ़ोन नंबर है, PRC की आप हेल्पलाइन है, गवर्नमेंट पंजाब है, सिंध गवर्नमेंट है, KPK गवर्नमेंट, हर एक के पास। और कोशिश गवर्नमेंट सबसे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो सस्ती जो चीज़ है वो आपकी वैक्सीन है, और वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक, वैक्सीन अवेलेबल। एक बीमारी, नई बीमारी जो पाकिस्तान में रहा है वो काता है। PRC का काफ़ी बड़ा रोल है उसमें, उसको कंट्रोल करने में। एक FAO ने बाकायदा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, PRC के अंदर उसका दफ्तर है उसको, और इस साल शुरू करें ताकि हम वो कहते हैं इसको एरेडिकेट करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्टेलिटी होती है इस वक्त पाकिस्तान में वो 2 या 3 बीमारियाँ, जिसमें मुतादी बीमारियाँ हैं। एक आपकी एंटेरोटॉक्सीमिया है, एक आपकी ये काता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स सर ये इसमें सिम्टम ये होते हैं कि जानवर, एक तो बुखार होता है, स्लो हो जाता है, तो उसको डायरिया लगता है, आँखों से पानी आता है, मुंह में छाले होते हैं, ये इसकी सिम्टम्स हैं। पहले इसकी बीमारी थी, ये बीमारी कोई फॉर द लास्ट 10 या 15 ईयर पाकिस्तान में इससे पहले नहीं थी। अब उसकी वैक्सीन बनना शुरू हो गई। कोयटा में बनाते हैं, लाहौर में बनाते हैं, और उसका हेड ऑफिस जो है इस्लामाबाद में है, हमारी NARC के अंदर है। और फार्मर को
जहाँ भी किसी को प्रॉब्लम हो, FAO ने हेल्पलाइन दी हुई है, उनको बताएं, उनको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन वैक्सीन दे ताकि इस पे कंट्रोल किया जाए। और मजेदार बात यह है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा वैक्सीन करनी पड़ती है। ठीक, एक दफ़ा वैक्सीन कर दी, वो फॉर एवर उसके अंदर, उसके बाद कभी उसमें वो बीमारी दोबारा रिकर नहीं होगी। ये बताइएगा कि जो नाजरीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फार्म्स अपने बनाए हुए हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस हैं, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कोई आपके पास ऐसी स्टडीज़ आई हों कि वहाँ पे कोई ऐसे फ्लॉज हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी। अच्छा, एक चीज़, दो तीन चीज़ें हैं सर। नंबर 1, अगर आपने फार्म बनाना है, फार्म के अंदर नस्ल को प्योर ज़रूर रखना है। दो नस्ल नहीं होनी चाहिए, एक नस्ल, ताकि कोई भी है ना, आप बता सकें ये बीतल नस्ल का है, ये टेडी का है, ये कमोरी है, कोई भी नस्ल जो प्योर हो, नंबर 1। और उसके लिए मेल, जो ख़ास करके मेल पे मैं इसे जोर दे रहा हूँ कि मेल हमेशा हम कहते हैं कि वो रेवड़ का बादशाह होता है, सरबराह होता है बाज के। वो जितना मेल अच्छा होगा, उतनी उसकी जो है ना प्राजनी या उसके बच्चे उतने अच्छे ज़्यादा हैं। एक चीज़ ये रखना है। दूसरी चीज़ हमेशा मैं फार्मर या डूलर को ये कहूँगा, सबसे पहले इसमें वैक्सीन ज़रूर करना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इलाज परहेज से बेहतर है। ठीक है, आप वैक्सीन करेंगे, 90% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ मौसम साहब कि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा, आपको उसको कोई मसला नहीं। मेजर जो प्रॉब्लम आता है ना इसमें शीप एंड गोट में, वो मुतादी बीमारियों का आता है सर। अगर आप वैक्सीन करते जाएं, नो प्रॉब्लम, आपको इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद फीडिंग का इंतजाम करें, डेफिनेटली आपने जो करनी है इनको फीडिंग करते जाएंगे सही, तो आप प्रॉफिट ही करेंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सो एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे, प्रोग्राम के अख्ताम पे कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग इस पेशे से मुंसलिक होना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी इससे मुंसलिक हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? डेफिनेटली अगर कोई बंदा जिसको हो तो हमारी हेल्पलाइन है, आप नंबर बताएंगे वो हेल्पलाइन में, मोस्ट वेलकम। हमारे फार्म को विजिट करें, देखें, हम उनका एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम का मकसद था कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी नौजवानों तक लेके आएँ कि ऐसे कौन से नए कारोबार हैं, कौन से ऐसे नए बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग सारे के सारे ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ चल जाते हैं कि जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जिससे GDP ग्रोथ नहीं होती है, आपकी इकॉनमी एक्सपैंड नहीं होती है। होता सिर्फ ये है कि हम लोग अगेन कंज्यूमर प्रोडक्ट ही डेवलप करते जाते हैं और रिटेल आउटलेट्स बना लेंगे, अगेन एंड अगेन रिटेल आउटलेट्स बना रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग पे जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग GDP ग्रोथ की तरफ भी जाएँ, हम प्रोडक्शन की तरफ भी जाएँ। एग्रीकल्चर से बेहतर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको GDP ग्रोथ हो सके। एग्रीकल्चर वो सेक्टर है कि जहाँ पे आप जो आज इन्वेस्ट करते हैं, सेम ईयर आपके GDP में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट की शक्ल में वापस आ जाता है, एंड विद वेरी गुड प्रॉफिट्स। प्लस इसका जो रिपल इफेक्ट होता है, बहुत सारी लोगों की जॉब क्रिएशन होती है, बहुत सारे लोगों को जो देहाती इलाके हैं वहाँ तक इनका इम्पैक्ट जाता है, और उसके नतीजे में हमारे ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, NARC के जो साइंसदान हैं उनसे अपना कुछ सवाल करना चाहते हैं ज़राअत से किसी भी शोबे से मुतालिक, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-844-200। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।